नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से वे आँखें। और आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इस कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा वे आँखें, इसकी व्याख्या और इसका शिल्प सौंदर्य, और आज हम करने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई यह प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण का शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के लिए निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया गया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। तो आपने पिछले इसकी व्याख्या में ये पढ़ा था कि किस तरह के किसान की आंखें एक गुफा के समान, अंधेरी गुफा के समान डूबी हुई हैं, दुख की पीड़ा से भरी हुई हैं, जिसे कि महाजनों ने अपने शोषण का शिकार बना लिया है, जिससे किसान का सारा परिवार ही नष्ट हो जाता है। आज हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर पाठ्य पुस्तक के, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो बनता है। पहले इसकी पंक्तियाँ, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? इन पंक्तियों पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है कि आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, आमतौर पर हमें अंधकार, आर्थिक हानि, अपमान, हत्याकांड, प्रियजन की मृत्यु आदि की बातों से डर लगता है। इसका दूसरा प्रश्न है, इन्हीं पंक्तियों पर आधारित, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। इनमें आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आँखों से किसान की ओर संकेत किया गया, यानी कि किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। किसान की वे आँखें जो करुणा और दुख से भरी हुई हैं, इसलिए किसान की करुणा और दुख भरी आँखों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन्हीं पंक्तियों पर आधारित, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि किसान की वे आँखें असीम वेदना से भरी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अंधकार की अंधेरी गुफा हो, इसलिए कवि को उन आँखों से डर लगता है। इन्हीं पंक्तियों पर आधारित नेक्स्ट प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। इन्हीं पर चौथा प्रश्न दे रहे हैं, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन समाज को किसान की स्थिति से अवगत कराने के लिए किया है, ताकि लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखें और अत्याचारी महाजनों तथा थानेदारों का पर्दाफाश कर सकें। ये बता सके कि किस तरह से ये महाजन और जो ज़मींदार लोग हैं वो किस तरह से एक गरीब व्यक्ति का शोषण करते हैं, शोषण का शिकार हुए व्यक्ति किस तरह से अपने परिवार को खो बैठते हैं, और थानेदार अर्थात जिनके हाथों में सत्ता होती है, जो रखवाले होते हैं लोगों के, वही किस तरह से लोगों की इज्जत लूटकर उसे मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। इन पंक्तियों पर आधारित ये प्रश्न है, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी यह कविता लिखता? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, यदि कवि को किसान की आँखों से देखकर भय ना भी लगता, तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध ही ना होता
और न ही ये कविता लिखी जाती, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भावों का होना अति आवश्यक होता है। उन भावों को समझना, उस पीड़ा को समझना, उस दर्द को समझना अति आवश्यक होता है। और कवि ने उसे आँखों से डरा, उसने उसकी पीड़ा को समझा, तभी उसने उस कविता को लिखा। दूसरा प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार ठहराया है? इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन, कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय बैल, घर बार बिकवा दिए। उसके कारकुन होते हैं, उसके लिए काम करने वाले जो लठैत होते हैं, उनका विरोध करने के कारण उसके जवान बेटे को मरवा दिया गया। यानी कि जब वो खेतों पर कब्जा कर रहे थे, तो जब उनके किसान के बेटे ने इसका विरोध किया तो उसे लाठियों से मरवा दिया गया। दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसकी एक छोटी बच्ची थी जो कि माँ के दूध पर पल रही थी। उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं बचा, इसी कारण उसकी दूध मुई बच्ची की भी मृत्यु हो गई। इस पाठ पर आधारित अगला प्रश्न है कि पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर के लिए एक चमक लाती है। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्तियों में किसान के बहुत सारे सुखों की ओर संकेत किया गया। कौन कौन से हैं? किसान कभी स्वाधीन था, उसके घर के पास खेत लहलाते थे, उसके अपने खेत थे, दुधारू गाय थी जिसका नाम उसने उजरी रखा हुआ था, हृष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी जिससे वह खेतों को जोता करता था, घर में उसका एक जवान बेटा था, उसकी पत्नी थी, छोटी बेटी थी और पुत्र वधू थी। इस तरह से किसान एक सुखी और संतुष्ट किसान था। और इन्हीं सब की स्मृति जब वो इन सबको याद करता है, आज तो क्योंकि वर्तमान तो उसका सब कुछ खो चुका है, लेकिन इन स्मृतियों को जब वो याद करता है तो थोड़े से समय के लिए उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। इन पंक्तियों का संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में से संकलित वे आंखें में से लिया गया है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इन पंक्तियों में किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि किसान के पास उजरी नाम की एक गाय थी। उस गाय के प्रति किसान का कुछ विशेष स्नेह था और इतना प्यार करती थी वो गाय किसान को कि वह अपना दूध केवल किसान को ही दुहने देती थी और किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। जब उस गाय को वो महाजन ले गए तो किसान को इसी बात का दुख था कि ना जाने दूध ना देने पर मेरी गाय का, मेरी उजरी का क्या हाल होगा, क्या उसकी दुर्दशा की जाएगी। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति खातिर। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आंखें से लिया गया है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। यहाँ पर किसान के जवान पुत्र के मरने का संदर्भ है। किस प्रकार किसान के बेटे को विरोध करने के लिए मार दिया जाता है, इसका आशय में आप लिखेंगे। किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया था और उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस की मिली भगत से उसकी पत्नी पर लगा दिया गया। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो तो घर की लक्ष्मी थी और कौन औरत अपने पति को मारेगी। फिर भी समाज ने उसे पति घातिन करार दे दिया, जबकि वह स्वभाव और चरित्र से लक्ष्मी के समान थी। नेक्स्ट है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। संदर्भ इसका,
इस कविता में रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। यहाँ पर किसान के पूर्व सुखों के बारे में बताया गया है कि पुराने कौन कौन से सुख थे जिसे वो किसान याद करता था। किसान जब अपने पहले वैभव सुख समृद्धि को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में सुख और आनंद का अनुभव होता है। उसकी आंखों में एक चमक उभर कर आती है, किंतु किसान का यह सुखद एहसास क्षण भर में विलीन भी हो जाता है और उसे तीखी नोक की भांति वह सारी सुख की बातें चुभने लगती हैं। अगली पंक्तियाँ। घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की ज्योति जोरू, एक ना सही दूजी आती। ये जो पंक्तियाँ इस कविता में दी गई हैं, इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। इसके लेख में आप ये लिखेंगे, पहले इसका संदर्भ बताएंगे। इस कविता में स्त्री की स्थिति बड़ी ही दयनीय बताई गई है। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसे पति की हत्यारन करार कर दिया जाता है। आजकल का जो समाज चल रहा है ऐसा ही करता है। कोतवाल उसे बिना किसी कारण से धमकाता है और उसके साथ कुकर्म करता है। उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर कर दी जाती है। अब वर्तमान युग की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कहीं बेहतर है। आज एक बार लगभग सभी देशों में स्त्री फिर से अपनी शक्ति का लोहा मना रही है। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है। भारत में सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कमान भी स्त्री ने संभाली थी। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बनकर भी देश की रक्षा के लिए मोर्चों पर जाने में भी स्त्री पीछे नहीं हट रही है। अब स्त्री केवल अबला नहीं है, अपराजिता है और उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही है जैसे एक पुरुष की जीत में स्त्री का हाथ होता है। छठा प्रश्न। किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा किसानों के कारणों की पड़ताल करें। इस प्रश्न के उत्तर में आप ये लिख सकते हैं, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। पलायन मीन्स होता है एक जगह को छोड़कर किसी अन्यत्र चले जाना। इस विषय पर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। ये मुद्दे ये हैं। पहला, खेती व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज लाभप्रद ही नहीं रह गई है, यानी कि खेती से किसानों को लाभ नहीं होता, इसलिए वो किसानगिरी छोड़ रहे हैं। दूसरा, इस व्यवसाय में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है जिसे आजकल का पढ़ा लिखा और युवा वर्ग नहीं करना चाहता। आज का युवा वर्ग परिश्रम ज़्यादा नहीं करना चाहता। सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया है, इसलिए भी किसान आजकल ये छोड़ रहे हैं ये धंधा। अनाज की बिक्री की समुचित व्यवस्था का अभाव होना, अनाज की बिक्री भी किसानों की नहीं हो पाती। और क्या होता है कि जो किसान हैं वो केवल वर्षा इत्यादि पर निर्भर रहते हैं, प्रॉपर उन्हें साधन नहीं मिल पाते, तो इसलिए आज का किसान ये धंधा छोड़ रहा है। कृषि व्यवसाय से पलायन के निम्न कारण है। कम आय का होना, आय इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। घोर परिश्रम के बाद भी सफलता का न मिलना, समाज में उचित सम्मान न मिलना, प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता, यानी कि इतने साधन संपन्न अभी किसान नहीं हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल इत्यादि लगाकर उसकी सिंचाई की जा सके, इसलिए इस धंधे को वो छोड़ना चाह रहे हैं। नुकसान की भरपाई की सुविधा का अभाव आदि कारण लोग जो हैं इन कारणों से कृषि से पलायन कर रहे हैं। नुकसान की भरपाई का सुविधा का अभाव, यानी कि कई बार ये होता है किसान फसल लगाता है, कई बार वर्षा अधिक हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, वर्षा नहीं होती तो फसल नष्ट हो जाती है, आंधी तूफान, आग लगना इत्यादि से किसानों की सारी फसल नष्ट हो जाती है और उसका क्या कराया सब पानी फिर जाता है और उसे भूखों मरने की नौबत आ जाती है। तो इन सब दिक्कतों को देखते हुए आज का किसान जो है वो कृषि व्यवसाय से पलायन कर रहा है, छोड़ रहा है और अन्य व्यवसायों को अपना रहा है। तो बच्चों, ये थे पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर और